वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसपीएसआर। और आज हमारी ये बेसिक ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट्स की मैंने सीरीज बनाई थी, इसका आज दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हम पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे। पॉलीगन में सबसे पहले पॉलीगन लेंगे ट्राइंगल्स, इसके बाद फिर मैं क्वाड और सर्कल्स की तो मैं दो वीडियो और दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं तो पॉलीगन का मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स के इंटरसेक्शन से बनेगी, यानी कि जब 3 लाइन सेगमेंट्स कम से कम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो क्लोज फिगर बनेगी इसी को हम पॉलीगन बोलेंगे। और इसके बाद 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो पॉलीगन्स जो होते हैं उनकी जो नंबर साइड्स होती है मिनिमम 3 होती हैं, उसके बाद में फिर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और ये शायद तुमने बचपन से पढ़ा होगा कि 3 साइड वाले पॉलीगन को हम ट्राइंगल बोलते हैं, और 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड, और 5 साइड वाले को पेंटागन, फिर 6 वाले को हेक्सागन एंड सो ऑन। अब यहां पे तुम्हें एक बात समझनी होगी कि पॉलीगन्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो अगर इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के हैं, सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, लेस देन 180 डिग्री हैं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर इंटीरियर एंगल में से कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा है यानी रिफ्लेक्स, तो फिर वो कॉनकेव पॉलिनोमियल हो जाएगा पॉलीगन। और हम केवल यहाँ पे ज्यादातर तुमने जो अब तक पढ़े हैं नॉर्मली वो कॉन्वेक्स पढ़े हैं, और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद में आती है बात पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल की। तो पॉलीगन्स के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये हमारा सबसे पहला सिंपलेस्ट पॉलीगन है ट्राइंगल, इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, सबको पता है। बट अगर मान लो हमारे पास बात करें हम क्वाड्रिलेटरल्स या फिर आगे हम चले जाए पेंटागन हेक्सागन, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स। अगर कोई n साइड का पॉलीगन है, अब n साइड में 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है एंड सो ऑन, तो उसका फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो n-2 इंटू 180 डिग्री। वैसे बुक्स में कुछ और तरीके से दिया है, पर मैं इसको इस तरीके से लेता हूं n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे क्या होता है कि जैसे हमारे ट्राइंगल की बात करते हैं हम, n की वैल्यू 3 होती है ट्राइंगल में, तो अगर यहाँ तुम 3 लगाओगे तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा 3-2 इंटू 180 यानी कि 180 डिग्री। अगर क्वाड की बात करोगे n=4 लगाओगे तो 4-2 इंटू 180 डिग्री यानी 2 इंटू 180 360 डिग्री। तो इसी तरीके से तुम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम बता सकते हो। इसके बाद में फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें कभी कभी एक पॉलीगन और होता है हमारे पास, रेगुलर पॉलीगन हम जिसे बोलते हैं। तो अगर ये सारी साइड इक्वल है तो सीधी सी बात है इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उस केस में हम इसे रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। और रेगुलर पॉलीगन में जैसे ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल वो एक रेगुलर पॉलीगन है, और क्वाड की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, वो भी एक रेगुलर पॉलीगन में आएगा। तो कभी कभी हमें पॉलीगन की अगर n साइड्स है तो हम उसके इंटीरियर एंगल का वैल्यू बता सकते हैं बहुत आसानी से, और उसके लिए सीधा फॉर्मूला होगा कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है, तो सीधा जैसे ट्राइंगल में तुम 180 को जो इसके इंटीरियर एंगल का सम है 3 से डिवाइड कर दो तो 60 डिग्री का आ जाता है। तो ऐसे ही जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो तो पॉलीगन का इससे निकल जाएगा, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसे n से डिवाइड कर लो तो तुम्हें उसके जो इंटीरियर एंगल्स है वो पता चल जाएंगे। अच्छा, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि रेगुलर पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल होते हैं और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो उनका सम हमेशा 180 होता है। तो जब तुम्हें इंटीरियर एंगल का सम पता है तो तुम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी, इंटीरियर एंगल पता है तो एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। मान लो इसका इंटीरियर एंगल 60 का है तो एक्सटीरियर एंगल 120 का, यानी वो लीनियर पेयर की जो प्रॉपर्टी है लाइन सेंड एंगल की, उसको लगा के हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और पॉलीगन से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है
कि अगर ये कोई पॉलीगन है तो इसमें अगर इसकी साइड्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में बढ़ाया जाए, जैसे पहले हमने ए बी को बढ़ा दिया, फिर हमने बी सी को बढ़ा दिया, फिर हमने सी ए को बढ़ा दिया, तो तुम देखोगे कि जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे 1 2 3, इनका सम हमेशा 360 डिग्री बैठ जाएगा। तो वो तुम समझ सकते हो कि जैसे ये 60 का है, ये 60 का है, सब कुछ ये 60 का है, तो 120 120 120 मिला के 360 हो गया। लेकिन ये फार्मूला क्वाड में भी फिट होगा, यानी क्वाड के अगर जो एक्सटीरियर एंगल तुम सिस्टमेटिक ऑर्डर में बढ़ा के उसका सम करोगे, यानी किसी भी पॉलीगन में, तो हमेशा उनका सम जो आएगा वो 360 डिग्री यानी 4 राइट एंगल्स आता है। तो ये हमने बातें की पॉलीगन की। अब हम पॉलीगन से आते हैं फिर अब अपने पर्टिकुलर केस ट्राइंगल पे, क्योंकि अब हम आज मेन टॉपिक ट्राइंगल लेंगे। अब ट्राइंगल में वैसे तो बेसिक ट्राइंगल तुम्हें पता है कि जब 3 लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो क्लोज प्लेन फिगर बनती है वो ट्राइंगल होती है। और ट्राइंगल की जो वैरायटी है वो हम 2 तरीके से डिसाइड करते हैं, उसकी लेंथ के बेस पे साइड्स की, और उसके जो एंगल्स होते हैं उनके बेस पे। तो साइड्स के बेस पे तुम्हें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अगर 2 साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। यहाँ मैं तुम्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में एक चीज और बता दूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अक्सर जो अनइक्वल साइड होती है, जैसे 2 इक्वल साइड होती है, और जो अनइक्वल साइड है उसको हम अक्सर बेस का नाम देते हैं, और जो इक्वल साइड का कॉमन वर्टेक्स होता है ये वर्टिकल एंगल कहलाता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है हमें वर्टिकल एंगल की, तो जो इक्वल साइड्स है उनके जो बिटवीन एंगल बनेगा वो वर्टिकल एंगल कहलाएगा। और साथ में एक प्रॉपर्टी और फॉलो करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी इक्वल ए सी है, तो जो इनके बेस एंगल्स होते हैं ये वाले, यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल सी इक्वल एंगल बी। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी तुम्हें पता चली। इसके बाद में हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद फिर राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल वो स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और स्केलेन ट्राइंगल। एंगल्स के बेस पे भी 3 वैरायटी बन जाती है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूस होगा, और इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा भी ट्राइंगल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिनमें से कि एक बड़ी कॉमन टर्म है, तुमने सुनी होगी, मीडियन। तो मीडियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है और मीडियंस का अक्सर हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है। तो मीडियन जो होती है वो उस लाइन को बोलते हैं, 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कि जो लाइन किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाती है वो मीडियन कहलाती है, या फिर इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी वो मीडियन कहलाएगी। और सीधी सी बात है, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल में, तो 3 मीडियन पॉसिबल होती हैं। हम ट्राइंगल में 3 मीडियन डाल सकते हैं। तो मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी मिड पॉइंट पे मिलती है। यहां एक चीज और तुम्हें समझने की है कि जहां पे मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ये कॉन्करेंट होती हैं, और ये एक जगह जब मिलती है तो उस पॉइंट को हम जी से डिनोट करते हैं और सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड यानी मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड की खासियत होती है कि वो हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जैसा कि तुम 9th क्लास में यूज भी करते हो, AG/GD = 2:1। जो वर्टेक्स वाला पार्ट है वो बड़ा होगा, जो सेंट्रॉइड और वर्टेक्स को मिलाएगा वो बड़ा पार्ट होगा, और जो मिड पॉइंट को साइड के सेंट्रॉइड से मिलाएगा वो पार्ट छोटा होगा। अगर ये x का है तो ये 2x का होगा। हर मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक चीज और चलती है मीडियन के अलावा, इसमें तुमने सुनी होगी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है, वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो हम किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं अपोजिट साइड पे, उस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम एल्टीट्यूड का नाम दे देते हैं। यानी और परपेंडिकुलर का मतलब इस वाली साइड का अपोजिट वर्टेक्स से डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट नापा जाता है परपेंडिकुलर से। तो मींस ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है इसी को हम एल्टीट्यूड का नाम भी दे देते हैं।
अब इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी होती है, 3 एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये तीनों एल्टीट्यूड भी आपस में कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि ये भी एक पॉइंट पे मिलेंगे। बट जिस पॉइंट पे अभी ये मिलते हैं इसको हम फिर नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद में फिर हमारे पास एक चीज और इससे मिलती जुलती आती है, जैसे ये सेंटर्ड हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, एक आती है इन सेंटर। इन सेंटर, अब ये इन सेंटर क्या होता है, तो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है और अगर हम इस ट्राइंगल के जो एंगल है, इंटरनल एंगल, इनके हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, यानी ऐसी लाइन जो इस एंगल के 2 इक्वल पार्ट कर दे, तो ये जहां मिलते हैं आई से डिनोट करते हैं हम इसे, ये इन सेंटर कहलाता है। यानी इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इन सेंटर का नाम देते हैं। यानी इससे अब हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइडों को टच करेगा ऐसे, और इस केस में जो ये वाली वैल्यू होगी इसकी रेडियस कहलाएगी इन सेंटर की। एक सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है वो थोड़ा सा चेंज है इससे, इन सेंटर से, कि अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया और जो इसकी साइड्स है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए, यानी ऐसी लाइन जो इसके 2 पार्ट करेंगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। हमने तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम सरकम सेंटर का नाम देंगे। सी से डिनोट करते हैं सरकम सेंटर। और इसका फायदा क्या है कि यहां से अगर हम इस वर्टेक्स पे कंपास रखें, सेंटर पे कंपास और वर्टेक्स पे पेंसिल, और इसको घुमाएं तो एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जो इसके तीनों वर्टेक्स से पास होगा। यानी सरकम सेंटर से हम सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सरकम सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है। तो फाइनली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें चारों, और ये आगे हमें 11th-12th में भी यूज करनी पड़ती हैं। अब इसके बाद हम ट्राइंगल्स की जो मेन प्रॉपर्टी है हमारी, जिसके बारे में कि हम लोगों को पता है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका यूज भी हम अक्सर करते रहते हैं। वैसे तो अभी मैंने तुम्हें पॉलीगन्स का जो बताया कॉन्सेप्ट, उससे भी तुम निकाल सकते हो। तो ट्राइंगल्स की एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को तुम प्लस करो तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। ये कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ भी हमारे पास 9th क्लास में मेरी वीडियो में डला हुआ है, वहां से देख सकते हो। इसके अलावा एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो ये ट्राइंगल है और हमने इसकी किसी भी साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया, BC को आगे प्रोड्यूस कर दिया अप टू D, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यही कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। और जो इसका एडजेसेंट एंगल होता है ये कहलाता है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। और ये वाले दोनों एंगल जो होते हैं जैसे A और B, ये कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये इन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी एंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ ACD, ये इन दोनों के एंगल A और एंगल B, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनके सम के इक्वल होता है। तो इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। और यहाँ पे तुम्हें बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है उसका जो एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़ दो, बाकी जो ट्राइंगल के 2 एंगल बचेंगे उनके सम के इक्वल वो एक्सटीरियर एंगल को तुम लगा के अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हमारे पास अब लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो है सीधा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो वर्ड है, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब है कि
बिल्कुल एक जैसे, जो चीजें एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। और कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है उसमें तुम्हें, जैसे ये मेरे दोनों हाथ आपस में शेप में भी एक जैसे हैं और साइज में भी एक जैसे हैं, मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि जो चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं, वो कॉन्ग्रुएंट में काउंट होंगी। अब यहाँ ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे होंगे शेप और साइज दोनों में, उनको हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड से इंडिकेट करेंगे। सपोज करो ये ट्राइंगल है एबीसी और ये ट्राइंगल है पीक्यूआर, और ये सिंबल होता है, ये शेप को इंडिकेट करता है, साइज को इंडिकेट करता है, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का है। अब लेकिन यहां पे बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जैसे हमने लिखा कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो अब यहाँ एक वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का हम यूज करते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं। अब जैसे मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट तो हैं, ये ऐसे मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूं तो कॉन्साइड करते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। बट मैं इधर से करूंगा तो नहीं करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि अब ये उंगली को उंगली के ऊपर ही कॉन्साइड कर सकते हो, उंगली को इधर से नहीं कर सकते। ऐसे ट्राइंगल्स में होता है। अगर तुमने कॉरस्पॉन्डिंग पे ध्यान नहीं दिया, जैसे ये वाली साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो ये इसको कॉन्साइड करेगी। अगर मान लो ये बड़ी है तो इसको नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक कॉरस्पॉन्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए जैसे ट्राइंगल की ये पहली साइड में लेता हूँ, मान लो ए बी, तो अब ये डेफिनेटली पी क्यू को ही कॉन्साइड करेगी, यानी ए बी इक्वल पी क्यू होगी। अब मैंने मान लो दूसरी साइड ली बी सी, लास्ट के दो पॉइंट से, तो ये क्यू आर को कॉन्साइड करेगी, यानी बी सी इक्वल क्यू आर। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये कहलाएगी। इसमें एक एरो भी लगा देते दिखा देते हैं हम इस तरह से, एक एरो, यानी ये एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे अगर ये कॉन्ग्रुएंट है। और ऐसे ए सी इक्वल पी आर, तो ये हमें रिजल्ट मिल जाता है बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। साथ में क्योंकि इनकी शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं, अब साइज तो हो गया मेजरमेंट यानी कि लेंथ, लेकिन शेप जो बनती है वो एंगल से बनती है, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ए वर्टेक्स वाला एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल एंगल पी। बी वर्टेक्स वाला एंगल क्यू के इक्वल होगा, यानी एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। और सी वर्टेक्स वाला एंगल आर के इक्वल होगा, यानी सी इक्वल आर। तो ये भी रिजल्ट हम बाय CPCT ले सकते हैं। अच्छा, रूल्स जो होते हैं इनको प्रूव करने के, तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है कभी भी अगर हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहला एक्सियम होती है, एक एक्सियम होती है SAS, यानी अगर हम किसी तरह दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखाते हैं, जैसे ये साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये साइड 4 सेंटीमीटर की है, ऐसे ही ये साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है, और ये बीच का एंगल 90 डिग्री का है, इधर भी ये बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो हम इस SAS एक्सियम से कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये वाली AB इक्वल PQ है, एंगल A इक्वल एंगल P है, और ये AC इक्वल PR है। यहाँ पे एक बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो साइड तुम यूज करोगे उनका इंक्लूडेड एंगल, यानी जहां पे वो दोनों इक्वल साइड्स जिनको हम यूज कर रहे हैं इक्वलिटी में, वो इंटरसेक्ट करेगी, वही वर्टेक्स का एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर कल को मैं यहाँ की बजाय यहाँ का एंगल तुम्हें इक्वल दे दूंगा, तब तुम इसको SAS रूल से या किसी रूल से और सोच सकते हो, बट SAS से तुम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड एंगल के बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पे एंगल दोनों के जो साइड हमने यूज करी है इक्वलिटी में, उनके इंक्लूडेड एंगल को ही हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा। दूसरा रूल, एक थ्योरम होती है ASA, या इसको एक सब्स्टिट्यूट भी है AAS। दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं, जैसे ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का और ये एंगल 90, और मान लो ये साइड हमें नहीं पता, अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट बोलना है। तो अब हम देखते हैं कि ये एक साइड तो AB इक्वल तो PQ है 3 सेंटीमीटर ईच, अब ये एंगल 60 डिग्री का है, और इसका दूसरा वाला वर्टेक्स का एंगल भी, जो साइड हमने यूज करी है उसका दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का है। तो यानी जो हम इक्वलिटी में साइड यूज कर रहे हैं उसी के दोनों वर्टेक्स वाले एंगल हमने इक्वलिटी में यूज किए हैं, तो AS से लग जाएगा। बट अगर हमने ये 60 डिग्री यहाँ ना लेके यहाँ पे हमने 30 डिग्री ले लिया,
यहाँ से हटा के यहाँ 30 डिग्री ले लिया, तो अब हम इसको ये ए ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमने साइड यूज किया उसका एक ही वर्टेक्स का एंगल हमने यूज किया है, दूसरा नहीं किया। दूसरा एंगल हमारा अदर वर्टेक्स है, तो अब रूल बनेगा ए ए एस। तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, और ये इसलिए सब्स्टिट्यूट है क्योंकि तुम चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल निकालोगे तो 60 का आएगा, और इधर भी ये 60 का आएगा। तो अब तुम इसी चीज को ए एस ए से भी इंडिकेट कर सकते हो, इसीलिए ये दोनों रूल आपस में इक्वल होते हैं, दोनों चलते हैं। बस याद रखना है, अगर साइड के दोनों एंगल यूज किए हैं तो ए एस से, और अगर साइड का एक ही एंगल यूज किया है तो ए ए एस। तीसरा रूल हमारे पास चलता है एस एस एस, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीनों साइड अगर हमें इक्वल दिए तो सीधी सी बात है, फिर एंगल्स तो अपने आप भी इक्वल होंगे। तो एस 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 से भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। चौथा रूल फिर हमारे पास आता है जो स्पेशल टाइप का है, बिल्कुल आर एच एस। ये राइट हैंड साइड नहीं है, बल्कि ये राइट ट्राइंगल में लगता है, जैसे ये केस मैंने लिया है। और इसकी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है राइट ट्राइंगल की, कि जिस राइट ट्राइंगल में हम ये रूल लगाएंगे उस राइट ट्राइंगल की हमें कंपलसरी एक तो 90 डिग्री होनी चाहिए। ये हमारे लिए फिक्स है कि 90 डिग्री का एक एंगल होना ही चाहिए। एक हाइपोटेन्यूस जरूर इक्वल होनी चाहिए, जैसे ये 5 सेंटीमीटर में ले लो और ये 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक राइट एंगल हो गया और एक ये हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया आर एच। और एक साइड जो बची हुई दो साइड है उनमें से कोई एक साइड होनी चाहिए, जैसे 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो ये बात हुई कॉन्ग्रुएंसी की। अब 4 रूल हम यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम इनमें से कोई भी रिजल्ट, यानी साइड को इक्वल दिखा सकते हैं या एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो है सिमिलरिटी। लास्ट कॉन्सेप्ट ट्राइंगल्स का सिमिलरिटी। सिमिलरिटी अब ऐसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, बट मैं तुम्हें आज ही यहाँ पे, क्योंकि मेरा टारगेट है 6 to 10th, तो कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, तो इसे भी नहीं छोड़ेंगे। कुल मिला के सिमिलरिटी, तो सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में थोड़ा सा फर्क होता है। वैसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी में हम केवल शेप पे अपने आप को फोकस करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में तो शेप और साइज दोनों चीज देखी जाएगी, बट सिमिलरिटी में केवल साइज। यानी अगर दो ट्राइंगल है और उनके साइज एक जैसे हैं, यानी शेप सेम है, अगर केवल शेप सेम है तो वो सिमिलर होंगे। अगर दो ट्राइंगल की शेप एक जैसी है, अब शेप का मतलब एंगल्स, क्योंकि अभी मैं पीछे भी बता रहा था कि शेप जो बनती है वो एंगल्स से बनती है। अगर तुम एंगल चेंज कर दोगे तो शेप चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब शेप के मतलब सबसे पहली चीज, ये सिमिलर का साइन होता है, केवल शेप लेते हैं हम इसमें, कि अगर ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है पी क्यू आर, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इनके एंगल्स तो इक्वल 100% होंगे, क्योंकि शेप की बात चल रही है। यानी एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग वैसे ही चलेगा जैसे कॉन्ग्रुएंसी में चलता है, एंगल सी इक्वल एंगल आर। लेकिन अब इसे सीपीसीटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है, बल्कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ना सीपीएसटी लिखेंगे, इसको सीधा लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसके बाद में फिर दूसरा ऑप्शन, अब इनकी साइड इक्वल नहीं होती, क्योंकि साइड इक्वल हो जाएगी तो फिर तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। हमें बात करनी है केवल सिमिलरिटी की। तो शेप एक जैसी है, मीन्स एंगल एक जैसे हैं, बट तुम इसमें एक मैजिक देखोगे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि घर जाके तुम्हें एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ कि जैसे उसकी साइड तुमने ले ली, सपोज करो कि 5, 4 और 3। अब तुमने एंगल्स पे फोकस नहीं किया, बल्कि 3 साइड का एक ट्राइंगल तुमने बना दिया। 5 सेंटीमीटर के बेस ले लिया और यहां से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, यहां से 4 की एक ट्राइंगल तुमने तैयार कर दिया पी क्यू आर। अब तुम दोबारा घर पे जाओ और फिर दोबारा घर पे जाके फिर अब तुम की बार इस साइड को डबल कर दो, यानी कि 10 सेंटीमीटर की एक तुम लाइन ड्रॉ करो और यहां से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, डबल कर दो इसको भी, और यहां से 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाओ, इसको भी डबल कर दो। तब तुम देखोगे कि जो ऑटोमेटिक तुम्हारी शेप बनेगी वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी पहले थी। और अगर तुम प्रोटेक्टर से मेजर करके देखोगे तो ये एंगल मान लो ए डिग्री का है, ये एंगल बी का है और ये सी का है, तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी ए का आएगा, ये बी का आएगा और ये सी का आएगा। ये अंडरस्टूड है। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम साइड्स को
एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम एक नया ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो वो सिमिलर ही बनते हैं, यानी इनकी साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। तो जो रेशियो ए बी का पी क्यू के साथ होगा वही रेशियो बी सी का क्यू आर के साथ होगा, और सेम वही रेशियो ए सी का पी आर के साथ होगा। यानी कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हमें दो रिजल्ट मिलते हैं, एक तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एक उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास और भी होती हैं वैसे, कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। कभी भी इनके एरिया के बारे में, अब इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, तो तुम देखोगे एक रिलेशन बन जाएगी कि इनके एरिया का रेशियो हमेशा इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर साइड का रेशियो 2:1 आ रहा है तो एरिया का रेशियो 4:1 आएगा। तुम हीरोन्स फार्मूले से चाहो तो वेरीफाई करके इस ट्रायंगल को देख सकते हो। इसके अलावा एक मैंने प्रॉपर्टी, ये सब मैंने प्रूव करा रखी है क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल्स में, ये सारी प्रॉपर्टी प्रूफ है। और एक पेरीमीटर की भी थ्योरम होती है, मैंने वो भी प्रूव करा रखी है कि इनके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर अगर तुम लोगे ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो वो सिंपल साइड के रेशियो के इक्वल आएगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू। किसी भी साइड को ले सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर भी ले सकते हो, ए सी अपॉन पी आर भी। तो कुल मिला के 4 रिजल्ट हमें यूज करने होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो रूल्स हैं इनको सिमिलर करने के, वो रूल हमारे पास इसी के रिवर्स हो जाते हैं। यानी हमें ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी कि इसका कन्वर्स भी होता है कि जिस ट्रायंगल के एंगल इक्वल होंगे वो सिमिलर ही होंगे। तो एक रूल हमारे पास ट्रिपल ए या फिर हम डबल ए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जब किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गई। तो इसे ट्रिपल ए बोलो या डबल ए, बात एक ही है। इसके अलावा एक रूल जैसे ये बताया था हमने कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यानी कि जिन ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि अगर मान लो हम बोले तो एस एस एस, अगर तीनों साइड का रेशियो हम इक्वल दिखा देते तो मीन्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक इनके बीच का रूल होता है एस ए एस। इस रूल का मतलब यह है कि अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है, ट्रायंगल की दो साइड है और उनका रेशियो आपस में इक्वल है, बट हमें तीसरी साइड नहीं पता, तो यानी कि ट्रिपल एस तो लग नहीं सकती। केवल हमें दो साइड दी है और उनका रेशियो इक्वल आ रहा है। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ए बी अपॉन पी क्यू जो आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू 6/3 यानी कि 2/1 आ रहा है। और हम इधर देखते ए सी अपॉन पी आर जो आ रहा है वो भी 8/4 यानी कि 2/1 आ रहा है। यानी दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल है, बट इसको हम अब एस नहीं लगा सकते क्योंकि तीसरी साइड के बारे में हमें नहीं पता। इसके बदले हमारे पास एक एंगल है कि ये बीच में एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो अब इसमें ए भी नहीं रख सकती क्योंकि अभी हमें दूसरा एंगल नहीं पता। तो इसीलिए एक बीच का रास्ता आ गया कि जो दो साइडों का रेशियो इक्वल है, अगर उनका इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है इंक्लूडेड एंगल, जिन साइड का हम रेशियो इक्वल दिखा रहे हैं उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर वो भी इक्वल है तो ये एस रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और हम उनसे फिर अपने ये बाकी के रिजल्ट्स ले सकते हैं कि अगर ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर तो आप समझ जाओ बी भी क्यू के इक्वल होगा एंगल और सी भी आर के इक्वल होगा और बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो भी 2:1 होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ट्रायंगल्स की तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हें क्वाड की दूंगा। थैंक यू।